हेलो एवरीवन, आज डेट है 3 फरवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि रामबाण टनल को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था पेंगोंग सो लेक को लेकर के। तो पेंगोंग सो लेक हमारे इंडिया का जो लद्दाख यूटी है वहां पर एग्जिस्ट करता है। इस पेंगोंग सो लेक का कुछ पार्ट इंडिया के अंडर कंट्रोल में आता है और कुछ पार्ट चाइना के अंडर कंट्रोल में आता है। चाइना जो है इस लेक पर एक ब्रिज का फॉर्मेशन कर रही है, जिसकी वजह से ये लेक जो है वो न्यूज में बनी हुई है। ये जो पेंगोंग सो लेक का जो नर्दर्न पार्ट है वहां से काराकोरम रेंज जो है वो स्टार्ट होती है। और ये जो पेंगोंग सो लेक है इसका वाटर ब्रैकिश वाटर है, जिसकी वजह से अनड्रिंकेबल वाटर इसका पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने डिस्कस कर लिए पेंगोंग सो लेक को लेकर के। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम 100 डेज प्लान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि यूपीएससी सीएससी 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है और बहुत लंबे टाइम के बाद में 1105 वैकेंसीज आई हैं। तो जो भी 2023 में यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं उन सभी के लिए बिग अपॉर्चुनिटीज है। और इसी को सॉल्व करने के लिए कि आप इजीली अपना प्रीलिम्स क्रैक कर पाओ, इसी के लिए वोल्केनो टीम आप सभी के लिए 100 डेज प्लान लेकर के आई है। मतलब आपका प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसको डेली टारगेट दे करके आपका जो कंप्लीट सिलेबस स्टैटिक पार्ट, करंट अफेयर पार्ट जो है वो यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। हमारे जो मेंटोर हैं वो डेली बेसिस पर आपको टारगेट देंगे और फिर जो आपको टारगेट दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी आपको है ना प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आप सभी ने टॉपर्स जो टॉक होती है वो सुनी होगी और उसमें आपने सुना होगा कि एमसीक्यू क्वेश्चंस की है ना प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी जाकर के आप मेन जो एग्जाम होता है उसमें जाकर के इजीली क्वेश्चंस को अटेंड कर पाते हो। तो उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए 100 डेज प्लान जो है वो हमने फॉर्म किया है। इसमें उन सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करवाया जाएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है उनकी एनफ प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जाएगी। तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। 15 फरवरी 2023 से ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। अर्ली जो स्टूडेंट्स हैं, अर्ली 50 स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम की जो फीस है वो 2500 रहेगी और उसके बाद में कॉमन फी जो है वो 3000 रुपीज़ इसकी रहने वाली है। आप अपनी क्वेरीज के लिए हमें मेल कर सकते हो और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो अगर आप सीरियसली 2023 में यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हैं और आपको लगता है कि अभी हमारे प्रीलिम्स की जो एक टारगेट ओरिएंटेड या फिर एक शेड्यूल फॉर्म में हमारी जो प्रिपरेशन है वो नहीं हो पा रही है, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाली गई उसमें बोला गया कि आरपीए एक्ट 1951 का जो सेक्शन 33 है, सेक्शन 33 का सब क्लोज 7 जो है वो अलाउ करता है एक कैंडिडेट को दो कंस्टिट्यूएंसी से वो कंटेस्ट करने के लिए, कि दो कंस्टिट्यूएंसी से खड़ा होकर के वोट जो है मतलब चुनाव में खड़ा हो सकता है कोई भी पर्सन जो है, कोई भी कैंडिडेट जो है। तो इसको लेकर के उन्होंने पिटीशन डाली और पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट को बोला गया कि आप इसको नलीफाई करो। और अभी हमारा फोकस किया जा रहा है इंडिया में कि 1 पर्सन 1 वोट 1 कैंडिडेट एंड 1 कंस्टिट्यूएंसी। तो 1 कंस्टिट्यूएंसी जो है इसको भी इंक्लूड किया जाए कि अभी जो 2 कंस्टिट्यूएंसी से आप वोट कंटेस्ट कर सकते हो इसको खत्म करके एक कंस्टिट्यूएंसी जो है वो किया जाना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोल दिया कि देखो भाई ये काम है पार्लियामेंट का, पॉलिसी फॉर्मेशन का काम है पार्लियामेंट का, तो उनको काम करने दिया जाए और उन्हीं के बेसिस पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो देखने को मिल सकता है। अब देखो इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड अगर हम डिस्कस करें तो लास्ट ईयर जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से ये क्वेश्चन किया था कि ये 2 कंस्टिट्यूएंसीज वाला जो रोल है उसको हमें खत्म करना चाहिए और एक कंस्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट जो है वो कंटेस्ट कर सकता है। इसी के ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। अब क्यों इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स इसकी वजह से क्रिएट हो रही हैं, तो देखो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर देखिए, देखो कोई भी जो पर्सन है
कोई भी पर्सन जो है अगर वो दो कंस्टिट्यूएंसी से पार्ट करता है, जैसे कि 2014 का जो लोकसभा इलेक्शन है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे इंडिया के प्रेजेंट टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो दो जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा था। एक तो लड़ा उन्होंने वडोदरा से और एक लड़ा उन्होंने वाराणसी से। तो दोनों जो सीट हैं उनसे वो जीत करके आ जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, देखो दोनों सीट से वो जीत करके आए, बाद में उन्होंने वडोदरा की जो सीट है उसको खाली कर दिया। इसकी वजह से वहां पर बाई इलेक्शन कंडक्ट करना पड़ा। ओके, तो क्या होता है कि कोई भी जो पर्सन है अगर वो दो सीट से चुनाव लड़ रहा है, अगर वो एक सीट से जीत करके आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान लो वो दोनों सीट से जीत करके आ गया और रहना उसको एक ही सीट पर है, और आरपीए एक्ट 1951 का जो सेक्शन 70 है वो इस बात के ऊपर फोकस करता है कि कोई भी जो पर्सन है वो दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर जीत करके आता है तो दोनों पर वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, उसको एक ही सीट पर रिप्रेजेंट करना होगा। तो आरपीए एक्ट के सेक्शन 33 और सेक्शन 70 जो है इन दोनों में ही कन्फ्लिक्ट है, तो इसके बेसिस पर इसको नलीफाई करने की बात की जा रही है कि सेक्शन 33 का जो सब क्लॉज 7 है इसको नलीफाई किया जाए, जो दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए अलाउ करता है। तो एक तो बेसिक प्रोविजन ये रखा जाता है। दूसरा ये रखा जाता है कि दो सीट से मान लो जीत करके आ गए, एक जो है खाली करनी पड़ेगी आपको, उसके लिए फिर बाई इलेक्शन होंगे, तो बाई इलेक्शन के लिए फिर से पैसा लगेगा, और जो टैक्स पेयर्स हैं उनका पैसा जो है वो एक तरीके से वेस्टेज होता है यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही साथ में बार बार जो मल्टीपल इस तरीके से इलेक्शन होता है तो जो पीपल है उनका इंटरेस्ट भी वोट देने में काफ़ी कम देखने को मिलता है, और इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। और हम फोकस कर रहे हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट हो वोट देने में। तो इस तरीके से अगर टाइम टू टाइम बाई इलेक्शन ही होते रहे तो प्रॉब्लम जो है वो तो ज़्यादा क्रिएट होगी। ओके, तो इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या क्या प्रॉब्लम, एक तो दोनों के मतलब इसका जो सेक्शन है उनमें कन्फ्लिक्ट है, इसका सॉल्यूशन दिया जाना चाहिए। दूसरा, अगर दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीत करके आ रहा है, एक खाली करनी पड़ेगी तो बाई इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन होगा तो टैक्स पेयर का जो पैसा है वो वेस्टेज जाएगा, लोगों का जो एक तरीके से इंटरेस्ट है वोट देने में वो काफ़ी कम होगा। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो वोटिंग है उसको खत्म करना चाहिए, और एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई पर्सन जो है वो कंटेस्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल है, यहाँ पर स्टेट पेज पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, उत्तराखंड में जोशीमठ इशू प्रेजेंट टाइम में आप सभी को पता है कि वहाँ पर लैंड सब्सिडेंस देखने को मिल रहा है, और वहाँ पर जो लैंड एरिया है वो टाइम के साथ में नीचे नीचे धंस रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन है उन सभी में क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, इसको लेकर के हमने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर रखा है कि क्या क्या इशू है, वो जा करके आप वीडियो को व्यू कर सकते हो। तो अभी क्या हुआ कि न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट छपी कि जैसे जोशीमठ में इशू देखने को मिल रहा है उसी तरीके से मसूरी आप सभी को पता होगा कि जहाँ पर अगर आप यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करते हैं तो आपकी जो ट्रेनिंग है स्टार्टिंग की 6 मंथ्स की जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर जो कॉमन ट्रेनिंग होती है सभी के लिए वो यहाँ पर कंडक्ट करवाई जाती है। और आप सभी ने तो मसूरी जाने के सपने देख ही रखे होंगे, तो मसूरी जो वर्ड है वो तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट है उसमें ये देखने को मिला कि जो प्रॉब्लम जोशीमठ में हमें दिखाई दे रही है वही प्रॉब्लम जो है वो मसूरी भी आने वाले टाइम में फेस कर सकता है। तो यहाँ पर एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सुमोटो बेसिस पर इसको रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज को तो एनजीटी जो है वो क्लेम करता है। तो एनजीटी ने यहाँ पर क्वेश्चन कर लिया है गवर्नमेंट से कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से यहाँ पर जो है वो एक्टिविटीज हो रही है, उन सभी को आपको रेगुलर करना होगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि सबसे मेन प्रॉब्लम जो जोशीमठ में दिखाई दिया कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो वेल तरीके से एस्टेब्लिश नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम जब वेल तरीके से नहीं है तो वाटर जाकर के लैंड में एक तरीके से जब डंप हो रहा है तो एक टाइम के बाद में वो लैंड एरिया जो है वो नीचे धंसने लग जाता है। और सेम प्रॉब्लम हमें मसूरी में भी देखने को मिल रही है। और रेगुलर बिना किसी कंट्रोल के अनकंट्रोल वे में जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो देखो, बहुत साल पहले ये बोल दिया गया था कि मसूरी टूरिज्म के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे टूरिस्ट जो है एवरी ईयर यहाँ पर आते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें रेगुलर करना होगा, ताकि यहाँ का जो बर्डन है उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एरिया जो है कितना बर्डन सहन कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो और सभी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलर किया जाए। तो यहाँ पर एनजीटी ने क्या कर दिया है कि 9
मेंबर्स की एक टीम जो है बना दी है कि आप जो है कमेटी आपको बनाई जाती है, आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को रखो। उत्तराखंड के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको इस कमेटी की हेडशिप जो है वो दी गई है। तो बात की गई है एनजीटी की। एनजीटी को लेकर के कुछ बेसिक फैक्ट अगर हम डिस्कस करें, 2010 में एनजीटी को बनाया गया था। एनजीटी जो है एक तरीके से एनवायरमेंट ट्राइब्यूनल है। एनवायरमेंट ट्राइब्यूनल है मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड जो इशू है उनको ये सुनती है। और 2021 में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया कि सुओ मोटो बेसिस पर एनजीटी जो है वो इनसे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको अपने लेवल पर सुन सकती है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में जो है इंडिया 3rd नंबर का कंट्री बन गया था इस तरीके का एनवायरमेंट ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश करने वाला। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में अगर हम बात करें तो इंडिया 1st नंबर का कंट्री है जिसमें एनवायरमेंट ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश हुई। अब देखो ये जो एनजीटी जो है ना वो बहुत सारे जो लॉ हैं हमारे एक्ट हैं, जैसे कि 1974 का जो वोटर एक्ट है, इसके अलावा 1977 का जो वोटर सेस एक्ट है, 1980 का जो फॉरेस्ट एक्ट है, इसके अलावा 1981 का जो एयर एक्ट है, 1986 का जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, 1991 का जो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है और 2002 का जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है। ओके, इन सभी को कंट्रोल करता है। इन सभी के अंडर जो है कोई भी इशू अगर आता है तो उनको रेगुलेट कर सकता है। एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि एनजीटी जो है उसका मतलब 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है और 2006 का जो फॉरेस्ट एक्ट है उनको जो है वो एनजीटी से बाहर रखा गया है। अब देखो फॉरेस्ट जो है वो तो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो इस तरीके से इन एक्ट्स को जो है वो बाहर रखना जो है वो एक तरीके से यहाँ पर एनजीटी को लेकर के एक क्लैश पॉइंट जो है वो देखने को मिलता है। तो ये 2 एक्ट जो हैं वो यहाँ पर क्या है, यूनिक है। इनके नेम आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन जो है उसमें स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि भैया एनजीटी जो है वो 2006 का जो फॉरेस्ट एक्ट है उसके अंडर भी गवर्न करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, नहीं करता है। ओके, तो एनजीटी के बारे में बेसिक फैक्ट जो है वो हमने डिस्कस कर लिए। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि पंजाब में अगर आप देखोगे वहाँ का जो प्रिजन है, वहाँ पर जितने भी अक्यूज्ड हैं या फिर जो कन्विक्ट हैं उनमें से 42% जो है वो नारकोटिक्स केसेस में मतलब ड्रग्स के पकड़े जाने में जो है ड्रग्स को यूज़ कर रहे थे, ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे, उनकी वजह से वो लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि पंजाब जो है वो कितना इन्फ्लुएंस है, कितना इफेक्ट है उसके ऊपर ड्रग्स के, और इन सभी के ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, प्रोजेक्ट हैं, वो अच्छे से एस्टेब्लिश होने की यहाँ पर ज़रूरत है ताकि जो यूथ है वो गलत तरीके से अपनी जो लाइफ है वो वेस्ट ना करे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर लद्दाख यूटी को लेकर के आर्टिकल है। इसके बारे में हम नेक्स्ट न्यूज़ पेज जो है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि भाई 2019 में 5 अगस्त 2019 को आपने कर दिया बाइफर्केशन जम्मू कश्मीर स्टेट का। आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया, 2 यूटी आपने बना दिए, एक लद्दाख एक जम्मू एंड कश्मीर। अब लद्दाख में यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि शेड्यूल 6 जो है, शेड्यूल 6 में 4 स्टेट आते हैं, अमे तमी, जिसकी ट्रिक है आप इसके नाम से उसको याद कर सकते हो, अमे तमी मतलब असम, मेघालय, तमी त्रिपुरा और मी तमी, मतलब आप इस तरीके से समझिए। यहाँ पर यहाँ देखिए अमे तमी, ये जो 4 नाम है स्टेट के, इस तरीके से आप शेड्यूल 6 को याद कर सकते हो। तो शेड्यूल 6 के अंडर ये 4 स्टेट को गवर्न किया जाता है। तो यहाँ पर लद्दाख भी डिमांड कर रहा है कि भाई हमें भी शेड्यूल 6 में इंक्लूड करो। शेड्यूल 6 में जब आपको इंक्लूड किया जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए, बहुत सारे पॉइंट्स को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर जो आपकी काउंसिल होती है उसी के पास में पावर होती है। तो यहाँ पर लद्दाख बोल रहा है कि भाई हमें भी अपनी पावर दो, क्योंकि जैसे ही आपने 2019 में बाइफर्केशन किया, स्पेशल स्टेटस को आपने छीन लिया, तो हमारे बहुत सारे जो लैंड राइट्स हैं इन सभी को आपने जो है स्नैच कर लिया है। और यहाँ जो है कल्चरल हेरिटेज इन सभी के पॉइंट में काफ़ी यूनिक एरिया है, तो यहाँ के जो भी पॉपुलेशन है उनके राइट्स जो हैं वो सिक्योर होने चाहिए। ओके,
तो देखो यहाँ पर शेड्यूल वर्ड का यूज किया गया। एक तो शेड्यूल क्या होता है, देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर भी डिटेल्ड फॉर्म में बात हो रही थी, जैसे कि आर्टिकल 1 की आप बात कर लो। आर्टिकल 1 में क्या है कि हमारे स्टेट जो है और यूटी जो है उनके नेम दिए हुए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में ये लगा कि आर्टिकल 1 के बाद में अगर ये सारे नेम अगर हम लिखेंगे, डिटेल्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो एक तरीके से कोई कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करेगा ना, तो उसको क्या होगी, एक ऑब्स्टेकल जो है वो क्रिएट होगी। तो यहाँ पर लिख दिया गया कि जो स्टेट और यूटी के नेम जो हैं वो आप शेड्यूल में जाकर के देख लो। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में जो है वो शेड्यूल को इंक्लूड कर दिया गया। मतलब किसी आर्टिकल की बारे में जो बात है वो किसी शेड्यूल में बात बताई गई है, इस तरीके से आप समझ लो। तो शेड्यूल से जो है वो किसी को पावर नहीं मिलती है। शेड्यूल जो है वो खुद किसी आर्टिकल से, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल जो है उसके बारे में बताता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ओरिजिनली शेड्यूल कितनी थी, ओरिजिनली शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 8 थी और प्रेजेंट टाइम में है 12। और किसी कोई जो आर्टिकल है उसका एक डिटेल्ड फॉर्म में जो है वो शेड्यूल में बताया जाता है, ये होती है शेड्यूल। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो शेड्यूल 6 की डिमांड कर रहे हैं कि हमें इसमें इंक्लूड कर दो, क्योंकि हमारे जो राइट्स हैं उनको हमें सिक्योर करना है। और शेड्यूल 6 जो है वो आर्टिकल 244 के बारे में बताता है। अब यहाँ पर देखो, जो लेह वाला रीजन है, जो कारगिल वाला रीजन है, वहाँ पर अलग अलग जो है वो लोकल लोगों की मिलकर के, जो यहाँ पर पार्टीज़ हैं, लोकल पार्टीज़, उनके साथ में मिल करके कुछ बॉडी जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। और उनकी कुछ एक तरीके से कंबाइंड उनकी डिमांड यहाँ पर की जा रही है। 4 मेजर डिमांड उन्होंने रखी है सेंटर से कि हमारा जो है, एक तो आपने हमें यूटी बना दिया, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं रखी। पहले हम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में आते थे तो लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे 4 जो लेजिस्लेटिव मेंबर जो हैं वो वहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे, जिसके थ्रू क्या है हम अपनी वॉइस जो है वहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाते थे। अभी प्रेजेंट टाइम में आपने क्या भेज दिया है, यहाँ पर एलजी भेज दिया है। एलजी जो है वो आउटर है, हमारी प्रॉब्लम को नहीं समझते। आपने इतना मनी तो दिया है लेकिन उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, इस प्रॉब्लम को वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आप हमें शेड्यूल 6 में इंक्लूड करो, ताकि बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के हम अपने लेवल पर रूल्स एंड रेगुलेशन बना सके, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दे सके। तो एक तो उन्होंने डिमांड करती है कि हमें फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड दे दो। दूसरा उन्होंने डिमांड करती है कि शेड्यूल 6 के अंडर हमें अंडर जो है इंक्लूड कर दो। इसके अलावा लेह और कारगिल जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से सेपरेट लोकसभा सीट की उन्होंने डिमांड की है, और जॉब रिजर्वेशन की डिमांड की है लोकल्स के लिए। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो 2019 में जो है वो हमने बाइफर्केशन किया, स्पेशल स्टेटस को रिमूव किया। उसके बाद में 2020 जो है वो अप्रैल से जून तक जो है चाइना के साथ में क्लैश देखने को मिला। तो ये जो भी इशू है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में लद्दाख को लेकर के मिस्टर वांगचुक जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। 5 डे उन्होंने फास्ट जो है वो रखा है, और इसके बेसिस पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनके राइट्स को लेकर के। तो यहाँ पर उसमें भी यही क्वेश्चन किया गया है कि गवर्नमेंट जो है उसके इनिशिएटिव इस तरीके के होने चाहिए कि जो लोकल लोग जो हैं उनका बिलीफ बढ़े सेंट्रल गवर्नमेंट में, हमारे जो डेमोक्रेसी है उसमें। ऐसा नहीं है कि एक्टिविटीज ऐसी हो कि लोगों को ये लगे कि प्रोटेस्ट को लेकर के उनको सामने आना पड़े और प्रोटेस्ट करके जो है वो अपने राइट्स को मनवाना पड़े, अपनी डिमांड जो है उनको कंप्लीट करवाना पड़े। तो जो भी इशू है उसको लेकर के सोल्यूशन देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर देखो बजट 2023 जो रखा गया है उसको लेकर के इंपोर्टेंट डाटा की यहाँ पर बात की गई है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने डाटा रखे। तो इस आर्टिकल में देखो बजट में क्या क्या एस्टिमेशन है उसके बारे में बताया गया है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है किसने, गवर्नमेंट ने। मतलब रेल और रेलवे, रोड, इन सब के कंस्ट्रक्शन के ऊपर गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस किया है। इसके अलावा बहुत सारी जो सब्सिडी दी जाती हैं वो टाइम के साथ में डिक्रीज हुई है। एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इनमें जो जितना आपका एक तरीके से इंक्रीज आपको करना चाहिए था उतना नहीं किया गया है। साथ ही साथ में बहुत सारी स्कीम में भी जितना पैसा लास्ट ईयर बजट में दिया गया था उससे काफ़ी कम दिया गया है, जैसे कि मनरेगा स्कीम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, और जो आर्म सेक्टर जो है हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है उसमें भी डिक्रीज देखने को मिला है। 2022-23 से अगर हम कंपैरिजन करें तो 1.5% जो है जीडीपी का 1.5% जो है वो यहाँ पर रखा गया है।
ओके। तो यहाँ पर एक बजट में कितना क्या एस्टिमेशन रहा है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। टैक्स की अगर हम बात करें तो देखो, टैक्स जो है, जो भी हमारा कॉरपोरेट सेक्टर है उसमें टैक्स, और जो जॉब पेयर्स, जॉब करने वाले जो लोग होते हैं और वो जो टैक्स पे करते हैं उनमें एक तरीके से सिमिलरिटी देखने को मिल रही थी। मतलब इतना ज़्यादा 2019 के बाद में जो कॉरपोरेट टैक्स टैक्स जो है उसमें इतना डिक्रीज कर दिया गया था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है, और जो टैक्स पेयर हैं, जो जॉब करते हैं और जो टैक्स पे करते हैं और जो कॉरपोरेट टैक्स है उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंज करने की, और जो इंक्रीज किया जाना चाहिए था कॉरपोरेट टैक्स उसको इंक्रीज करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो देखो, जो हमारे लॉ मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पर आंसर दिया है, क्योंकि अभी बजट सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का। तो क्वेश्चन किया गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के आप क्या सोच रहे हो। तो यहाँ पर बोला है लॉ मिनिस्टर ने कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कुछ भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो नहीं रखा गया है कि कब से जो है उसको स्टार्ट किया जा सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके बारे में डीपीएसपी आर्टिकल 44 में बोला गया है कि जो भी हमारे कॉमन लॉज है, जैसे कि मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, इन सभी को लेकर के सभी के लिए कॉमन लॉ जो है वो होना चाहिए। यहाँ पर देखो, जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी है उनसे क्वेश्चन किया गया है कि भाई मनरेगा स्कीम में लास्ट ईयर जो रिवाइज्ड एस्टीमेट था बजट का 89,000 करोड़ रुपीस जो है वो दिए गए थे। इस बार जो है वो तो आपने बहुत कम कर दिए। तो क्यों कर दिए? तो यहाँ पर फाइनेंस सेक्रेटरी ने बोला है कि भाई हमने जो मनरेगा स्कीम है उसमें जिस तरीके की डिमांड है उतना जो मनी है अपने दिया है। अब ऐसा नहीं है कि फिक्स इतना ही कर दिया गया है, अगर ज़्यादा डिमांड होगी तो रिवाइज्ड एस्टिमेट कर दिया जाएगा। ओके, तो प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है। दूसरा उन्होंने रखा है कि हमने अदर स्कीम जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, दूसरा जल जीवन मिशन, इसमें जो है वो हमने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। तो एक तरीके से रूरल एरियाज में प्रोग्राम जब एस्टेब्लिश होंगे तो इनके लिए वर्कर की जरूरत होगी, तो इनडायरेक्टली मनरेगा स्कीम को ही एक तरीके से ये हेल्पफुल रहेंगी। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन किया गया कि प्रधानमंत्री किसान जो सम्मान निधि योजना जो है जिसमें आप 6,000 रुपीज देते हो, उसमें भी आपने बजट कम किया है। तो उन्होंने बोला है कि देखो, पहले जितने लोगों को ये पैसा मिल रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे, टैक्स पेयर्स थे, जॉब करते थे लेकिन फिर भी वो ये पैसा ले रहे थे, तो उनको जो है ये पैसा जो है वो नहीं मिलना चाहिए था। तो जैसे ही हमने डाटाज को अच्छे से क्लीन किया तो बहुत सारे लोगों की संख्या जो है काफ़ी कम हुई है, जिसकी वजह से ये जो पैसा है, ये मनी जो है वो हमने कम रखा है इस स्कीम के अंडर। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर आर्टिकल है लद्दाख को लेकर के। ओके, और मिस्टर वांगचुक जो है, सोनम वांगचुक जो है, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 5 डे फास्ट जो है वो प्रोटेस्ट उन्होंने किया है। और जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो भी डिमांड है वहाँ के लोगों की, उसको लेकर के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि देखो, लोगों का विश्वास जो है वो डेमोक्रेसी में इंक्रीज होना चाहिए, ना कि टाइम के साथ में लोगों का विश्वास जो है वो कम हो। तो ये जो मिस्टर वांगचुक है, देखो आपने 3 इडियट्स जो मूवी देखी होगी, उसमें जो आमिर खान का जो रोल था वो इन्हीं से इंस्पायर्ड था, सोनम वांगचुक से। और ये जो सोनम वांगचुक हैं, इन्होंने 1988 में एक स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख जो है वो बनाया। और इसमें ऐसे स्टूडेंट्स का ये ग्रुप है जिसके बारे में अगर हम बात करें तो वो डायरेक्टली एक पॉइंट रखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक तरीके से हम पे थोपा गया है। हमारा एजुकेशन ऐसे होना चाहिए जिससे जो हमारी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो है वो देखने को मिले। साथ ही साथ में इनका ये जो इन्होंने एक प्रोग्राम जो स्टार्ट किया लद्दाख में, इनका ये जो कैंपस है वो सोलर एनर्जी पर चलता है। कोई फॉसिल फ्यूल का वहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता, कुकिंग, लाइटिंग, हीटिंग सभी के लिए। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने का जो आइस स्तूप टेक्निक है उसको भी इन्वेंट किया। साथ ही साथ में 1994 में ऑपरेशन न्यू होप जो है वो भी इन्होंने लॉन्च किया, गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के, विलेज कम्युनिटीज़ के साथ में मिलकर के और सिविल सोसाइटी के साथ में मिलकर के, ताकि गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम को रिफॉर्म किया जा सके। तो आप देख लीजिए, आपने 3 इडियट्स मूवी नहीं देखी है तो उसमें जो रोल था वो इन्हीं से इन्फ्लुएंस था, इन्हीं से इंस्पायर्ड था। तो जो भी काम वहाँ पर दिखाया गया है वो सब कुछ इन्होंने किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो साइट्स जो है उन्होंने डाटा रखे हैं कि इंडिया से रेड सैंडलवुड जो है उसका काफ़ी ज़्यादा स्मगलिंग हो रहा है। और ट्रैफिक ने ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की है। साइट्स क्या है? साइट्स एक
इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर एक तरीके से रोक लगाई जा सके। वाइल्ड एनिमल और प्लांट्स जिनको संख्या जो है टाइम के साथ में डिक्रीज हो रही है, तो उनकी अगर क्या होती है ट्रेड होता है तो उनको एक तरीके से रेगुलेट किया जा सके। मतलब वो स्पीसीज जो टाइम के साथ में खत्म हो सकती है, उनके ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए ये एग्रीमेंट जो है वो किया गया है। अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ये जो रेड सैंडलवुड है, इसको मैच्योर होने में, इसका पेड़ बनने में 25 से 40 साल का टाइम लगता है। वो टाइम के साथ में जितना ज़्यादा इसकी ट्रैफिकिंग हो रही है, उसकी वजह से इसकी संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा कम होने लग गई है। हमारे इंडिया का जो ईस्टर्न घाट है, वहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है और ये एक एंडेमिक ट्रे स्पीसीज है। तो इसका जो हांगकांग, सिंगापुर, चाइना, वहाँ पर जो है यूएस, वहाँ पर जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिकिंग हो रही है, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हैंडीक्राफ्ट जो है, फर्नीचर जो है, इसके लिए और डाई बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है, मेडिसिन बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन टाइम के साथ में इसकी संख्या जो है काफ़ी कम हो रही है, तो इसके लिए फोकस करने की ज़रूरत है। आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, और उसमें जो है वो इसी का जो है वो क्या किया जाता था, ट्रैफिकिंग की जा रही थी रेड सैंडलवुड की ही। और इसमें आपने देखा होगा कि जापान में एक स्पेशल कुछ जो है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए इस लकड़ी की ज़रूरत होती है, और इसीलिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा इसकी ट्रैफिकिंग देखने को मिलती है। तो इसी के बेसिस पर देखो, गवर्नमेंट का जो काम है वो ऐसा होना चाहिए कि जो स्पीसीज खत्म ही हो जाए, उससे अच्छा है कि उसको हम प्रोटेक्ट करके रखें। और प्रोटेक्ट कब होगा, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो अच्छे से एस्टेब्लिश होंगे, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो अच्छे से एस्टेब्लिश हो पाएगा। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।